या ओव्यूल जो कि सिचुएटेड है इन द ओवेरियन कैविटी। ओवेरी कहाँ से आ गई, तो ये जो कार्पल था, कार्पल का वेलकम टू द सुमेश मोंगा बायोलॉजी क्लासेस। चलिए आज चालू करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक एपोमिक्सिस। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये आखिरी में आके टॉपिक है एपोमिक्सिस। और अगर आप लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा ये कि बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और आपको लगेगा सर ये आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं एपोमिक्सिस, जबकि ऐसी बात है नहीं। एपोमिक्सिस अपने आप में एक हैवी टॉपिक है। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी जैसे कि हमारी एनसीईआरटी कहती है, और अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ही वो आसान लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने एपोमिक्सिस को कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करी है। एनसीईआरटी कहती है कि एपोमिक्सिस क्या है। एनसीईआरटी में एपोमिक्सिस को डिफाइन किया उन्होंने कि फ्लावरिंग प्लांट में सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस। एनसीईआरटी कह रही है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस। एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के होना, उसको उसने एपोमिक्सिस बोला है। और बाद में एपोमिक्सिस में उसने डिफ़ाइन किया एपोमिक्सिस को, ये डिफ़ाइन करते हुए बाद में बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो अकरेंस है वो मेंबर्स ऑफ एस्टेरेसी में, एस्टेरेसी के मेंबर्स में हमको मिल रहा है, साथ के साथ ग्रासेस में हमको इसकी अकरेंस देखने को मिल रही है। एनसीईआरटी हमें ये बता रही है। और इसमें बताते हुए फिर वो आगे बोल रहा है कि एपोमिक्टिक सीड्स कैन बी डेवलप्ड बाय मैनी वेज। 2-3 तरीके उसने बताए हैं, जिसमें आखिरी में आके उसने तरीके बताए हैं कि एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रायो मिलते हैं सीड में तो उसको पॉलीएम्ब्रॉयनी का केस उसी स्टेंजा में उसने आगे बता दिया है। तो जहाँ पे उसने ये डिस्क्राइब करने लगा है कि एपोमिक्टिक सीड हमें कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसमें उसने बोला है कि या तो न्यू सेलर सेल्स का डिवीजन बहुत तेज़ी से हुआ और न्यू सेलर सेल्स का नंबर बढ़ने से वो प्रोट्रूड इन कर गई हैं, अंदर की तरफ घुस आई हैं, कहिए प्रोट्रूड इन कर गई हैं इन द एम्ब्रायो सैक, और अंदर आने के बाद वो डेवलप हो गई हैं एम्ब्रायो में, या तो न्यू सेलर सेल्स या इंटेगुमेंट सेल्स। इससे क्या होगा, इससे होगा अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ एम्ब्रायो सैक। एक एम्ब्रायो में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो सैक में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाएंगे, जिसको कि उसने दूसरे टर्म में फिर डिस्क्राइब कर दिया कि यही पॉलीएम्ब्रॉयनी है। तो आपके मन में पढ़ते वक्त ये एक इम्प्रेशन आ सकता है, या अगर आप उसको डेप्थ में नहीं समझेंगे तो आप समझेंगे कि पॉलीएम्ब्रॉयनी एंड एपोमिक्सिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, जबकि ऐसा है नहीं। तो हम लोग एपोमिक्सिस को पढ़ते हैं, और एपोमिक्सिस में 2-3 बातें और हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसको आप देखें। सबसे पहले तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या निकल रहा है। एपो का मतलब होता है फार अवे, किसी चीज़ से दूर हो जाना। फार अवे, अवे किससे, मिक्सिस से। मिक्सिस यहाँ जो टर्म यूज़ हुआ है, मिक्सिस टर्म बेसिकली वो फ्यूज़न को बताना चाहता है, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो मैरिज को बताना चाहता है। ग्रीक टर्म है जिसका मतलब निकलता है मैरिज। मैरिज का मतलब फ्यूज़न 2 गैमीट का। तो विदाउट फ्यूज़न, 2 गैमीट का फ्यूज़न नहीं हो रहा, फिर भी अगर एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाए। अब आप बोलोगे कि अपनी बुक में तो सीड लिखा है, ये यहाँ पे एम्ब्रायो बता रहे हैं। हाँ, एम्ब्रायो फॉर्मेशन के बाद ही तो सीड बनेगा। एम्ब्रायो फॉर्मेशन जाइगोट, और जाइगोट में डिवीजन से एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो के चारों तरफ जब बन जाएगी सीड कोट। एम्ब्रायो कहाँ बनता है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में फीमेल गैमीट एक्सेल, एक्सेल का फ्यूज़न जब मेल गैमीट से हुआ है तब बन गया जाइगोट, और जाइगोट में डिवीजन से नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो तब ओव्यूल जो है सीड में बदल जाता है, ओवेरी जो है फ्रूट में बदल जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, वो प्लांट जो फ्लावर्स को बियर कर रहे हैं। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या था, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या था, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद हमें कैसे इंडिकेशन मिल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बाय मीन्स ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन होता है तब हमको ये एक तरह से इंडिकेशन मिलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसी वजह से अपनी एनसीईआरटी ने जब ये लाइन लिखी है कि सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज एपोमिक्सिस, तो आगे वो लिखता है कि एपोमिक्सिस मिमिक्स था, मिमिक कर रही है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मिमिक का मतलब होता है नकल करना, जैसे कि आप देखते होंगे मिमिक्री वाले तमाम आर्टिस्ट हैं। जॉनी लीवर था, जॉनी लीवर अमिताभ बच्चन की या किसी अमरीश पुरी की जो नकल उतार रहा, मिमिक्री कर रहा। टर्म आप जानते ही हैं मिमिक्री।
इसी तरह से अपने ये राजू श्रीवास्तव जी जो हमारी नकल करते थे अपने अमिताभ बच्चन साहब की, मिमिक्री करते थे, तो मिमिक कर रहा, एपोमिक्सिस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों मिमिक कर रहा? क्योंकि एपोमिक्सिस में भी जो एंड प्रोडक्ट है बन गया सीड बनना, हमें ये इंडिकेशन, ये इंप्रेशन दे रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब आइए एक दो बातें हम लोग और समझे। एपोमिक्सिस को मैंने आपको डिफाइन किया है कि फार अवे, एपो मीन्स फार अवे, किसी चीज़ से आप दूर हट जाएं प्रोसेस से, मिक्सिंग फ्यूज़न ना हो गैमीट्स का और एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाए, दैट इज़ एपोमिक्सिस। एम्ब्रायो फॉर्मेशन, एम्ब्रायो अगर आपको याद हो एम्ब्रायो तो ऐसे बना देते हैं हम लोग एम्ब्रायो, ये डेवलपिंग एम्ब्रायो है और उसमें ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ है प्ल्यूम्यूल और नीचे की तरफ क्या है? रेडिकल। रेडिकल क्या बना देगा? ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है। एम्ब्रायोनल एक्सिस में कोटिलीडन, कोटिलीडन जो एम्ब्रायोनल एक्सिस से अटैच है उसमें ऊपर की तरफ कोटिलीडन जहाँ पे एम्ब्रायोनल एक्सिस से अटैच है उससे ऊपर जो है एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल का टर्मिनेशन किस में? प्ल्यूम्यूल में। प्ल्यूम्यूल क्या बना देगा? प्ल्यूम्यूल बना देगा फ्यूचर का शूट बना देगा बाद में। और रेडिकल क्या बना देगा? रेडिकल बना देगा रूट। ये एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायो किस में आ गया? एम्ब्रायो डोरमेंट हो गया, सीड बन गया और उसमें अभी डोरमेंट एम्ब्रायो अपनी डेवलपिंग स्टेज में एक जगह आके स्टेज डेवलपिंग एम्ब्रायो की रुक गई है, हॉल्ट हो गई है। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ये डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, सीड जर्मिनेट होगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो इसमें प्ल्यूम्यूल और रेडिकल और एम्ब्रायोनल एक्सिस है और ये सीड जब जर्मिनेट होगा, जब कंडीशंस इसके फेवरेबल होंगी कि आसपास का वातावरण जो है इसके फेवरेबल है कि टेम्परेचर, पीएच वगैरह, सॉइल में मॉइस्चर वगैरह, एयर में मॉइस्चर वगैरह, हर चीज़ इसके मन माफिक है, तब ये ग्रो करके नया प्लांट बना देगा। और सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिक एसिड और सीड की डोरमेंसी के लिए हमारा एब्सिसिक एसिड जिम्मेदार है, वो हम लोग जानते हैं सब। तो ये सीड फॉर्मेशन हो गया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस, जो अपनी एनसीईआरटी कहती है। अब इसमें दो चार बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अपनी एनसीईआरटी बताती नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन खूब आते हैं, जिपमर वगैरह में खूब आते हैं और ऑल इंडिया पीएमटी एम्स में आते हैं। लेकिन अब आप जानते हो कि नीट का और एम्स का अब अलग अलग होने का कोई तुक नहीं बचा, अब साथ साथ होने, तो हमें ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए वरना ये आपको दिक्कत दे सकती हैं। क्योंकि इस बार नीट और एम्स का पेपर मर्जर होके बनेगा, तो हो सकता है आपको जो लेवल आए क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्योंकि पहले क्या था, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के जाते थे, 70 से 75 क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिल जाते थे एनसीईआरटी से। इस बार हो सकता है कि वो ना हो और हो सकता है हो भी, लेकिन ये हो सकता है कि जो हमारे 10-12 क्वेश्चन जो बाहर गए हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाए। तो एपोमिक्सिस से रिलेटेड कुछ एक टर्म है, डिप्लोस्पोरी है, एपोस्पोरी है, एपोगैमी है, एगैमोस्पर्मी है, जो एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब नहीं की हैं लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने वो टर्म आपको मैं बताना चाहता हूँ और एपोमिक्सिस को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में। अब आप देखिए जो बच्चे अपने फ्रेशर हैं या जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको एनसीईआरटी बहुत पसंद है और एनसीईआरटी पे बहुत भरोसा होना भी चाहिए। लेकिन ये बात आप जानते हो कि केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप ये वैतरणी पार ना कर पाओगे, आपको थोड़ा सा बाहर से पढ़ना चाहिए। तो जो फ्रेशर बच्चा होता है वो तो पहली बार इसको समझता ही नहीं, वो तो एनसीईआरटी को ही पढ़ता रहता है और एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन लगाता है तो उसको 70 से 75 क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसमें ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगता है कि एनसीईआरटी इज़ इनफ फॉर क्रैकिंग द नीट, एनसीईआरटी से ही क्रैक हो जाएगा नीट। और बायोलॉजी को तो वो समझता है मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं जो एक साल बायो में अपीयर होने के बाद, नीट में अपीयर होने के बाद कहते हैं सर इस साल तो हम बायो खुद स्कोर कर लेंगे, हमें नहीं पढ़ना। तो ये अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा मुगालता है। खैर मैं चैलेंज नहीं करता, और बायो किसी आप अच्छे ट्यूटर से पढ़े बगैर क्रैक कर ले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। बायो ही आपका बना रहा है चांस सिलेक्ट होने का, क्योंकि 90 में से अगर आप 83-84 क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हाई लेवल का, या थोड़ा सा हाई लेवल ना बोलूं तो कहिए थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर से भी आपको मालूम होना चाहिए। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं आपकी उसी स्टैंडर्ड पे इस चीज़ को परखने की। एपोमिक्सिस और दूसरा टर्म है एम्फीमिक्सिस। तो बेसिकली ये टर्म एक तरह से अगर देखा जाए तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बता रहे हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इज एबल टू गिव राइज टू इट्स प्रोजीनी, अपनी प्रोजीनी बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप,
हमारा रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि दो तरह का, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट इन विच द सिंगल पेरेंटल इज टेकिंग पार्ट, सिंगल पेरेंट इज टेकिंग पार्ट। Asexual reproduction is basically uniparental in nature. Single organism is capable enough to give rise to new progeny. तो वो कहलाता है हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एनसीईआरटी में उसने दे रखा विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, देखिए वहाँ फ्यूजन नहीं दिया, विद एंड विदाउट गैमीट फॉर्मेशन दे रखा। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इट इज़ जनरली बाई पेरेंटल, ज़्यादातर बाई पेरेंटल होगा, यूनिपेरेंटल होता है तो टीनिया सोलियम में यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली बाई पेरेंटल एंड इट्स occurs due to the occurs by means of gamete formation and gamete fusion। gamete formation होगा, gamete fusion होगा, sexual mode of reproduction होगा। उसी को जैसे आप रुपया बोल दीजिए, रुपए को डॉलर बोल दीजिए, डॉलर को यूरो बोल दीजिए, टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो जाएगी, मतलब वही निकल रहा हार्ड कैश, वही मतलब यहाँ निकल रहा है। एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस बेसिकली ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट है। एम्फीमिक्सिस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, दो, उभय, मिक्सिस दो का फ्यूजन, दो की मैरिज, सिनगैमी, या आप कहिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस। एपोमिक्सिस अ ब्रॉड टर्म, काफ़ी ब्रॉड टर्म है जिसमें हम हर तरह का ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसी में कंसीडर करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसी में कंसीडर करते हैं। हायर फॉर्म में, हायर प्लांट में या लोअर एनिमल में या लोअर प्लांट में जो भी हमको ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल रहा है उसको हम बेसिकली एपोमिक्सिस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव सेल से हो रहा है, एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में, तो उसको हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर फिर से ध्यान दीजिए, आंखें खोल लीजिए, दिमाग को थोड़ा सा स्टेबल करिए। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव सेल्स हो रहा है तो उसको हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। वेजिटेटिव सेल्स आप जानते हैं हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स एज वेल एज जर्म सेल्स। तो सोमैटिक सेल से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मानो भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद दे दिया, जैसे रक्त बीज दैत्य को आशीर्वाद मिला था कि जहाँ जहाँ तुम्हारे खून की बूंद गिरेगी वहाँ वहाँ एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो माँ काली ने उसका संहार किया। कैसे? उन्होंने जब उसको मारा तो अपनी जबान पे उसका सारा खून गिराया और उसको धरती पे नहीं गिरने दिया। इसी तरह से मानिए मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए, हम भी जॉइंट हो जाए, हम भी मॉन्स्टर हो जाए, हमें यह वरदान मिल जाए कि भैया मोंगा जी आप अपने शरीर के बाल कहीं फेंकिए, वहाँ नया मोंगा बन जाए, तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा। या मानिए उंगली हमने काट के कहीं गिराई और वो उससे जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बन गए, नए मोंगा जी बन गए, तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा। वेजिटेटिव स्टैंड्स फॉर बॉडी, वेजिटेटिव, कायिक का मतलब काया, बॉडी। और अगर हमारी सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स इसमें हेल्प कर रही हैं या उसके वजह से हो रहा तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जर्म सेल से बनते हैं स्पर्म्स, गैमीट, और गैमीट के फ्यूजन से वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब आप आइए इधर वापस, जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इन ब्रॉडर टर्म वी कैन से दैट एपोमिक्सिस फॉर दैट मैटर। एपोमिक्सिस जो हो रहा है वो एल्गा से हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे एपोमिक्सिस को हम कुछ और बोल रहे हैं। एपोमिक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं जैसे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या बाय मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दे रहे हैं। एपोमिक्सिस जो टर्म हो रहा है वो बेसिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए डिफाइन हो रहा है। और एपोमिक्सिस ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें साथ में सीड फॉर्मेशन हो, उसके लिए टर्म हमारी एनसीईआरटी बोल रही है एपोमिक्सिस, जबकि उसके लिए टर्म एक प्रिसाइज टर्म है एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी, ये प्रिसाइज टर्म है। ए का मतलब विदाउट, गैमो का मतलब गैमीट का फ्यूजन, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन। और स्पर्मी टर्म स्टैंड्स फॉर स्पर्मिया, सीड्स, विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, विदाउट फ्यूजन, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, सीड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, दैट इज एगैमोस्पर्मी। किसमें होगा? तो एगैमोस्पर्मी सीड प्लांट्स में हो सकता है। सीड प्लांट्स कौन से हमारे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सीड फॉर्मेशन किसमें होगा? टेरिडोफाइटा में तो सीड्स मिलते नहीं, जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं जो नेकेड होते हैं, इसीलिए जिम्नो स्टैंड्स फॉर नेकेड, स्पर्म्स नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो स्टैंड्स फॉर नेकेड, अनकवर्ड, उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है। कवरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ओव्यूल के चारों तरफ ओवेरी वॉल नहीं है।
ओव्यूल के चारों तरफ ओवेरी वॉल नहीं है। हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन के बाद ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड एंड ओवेरी विल टर्न इनटू द फ्रूट, ये होता। तो ओव्यूल तो है वहाँ पे, लेकिन ओव्यूल के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, तो ओव्यूल सीड में बना लेकिन नेकेड रहा, तो नेकेड सीड्स बने, जिम्नोस्पर्म, स्पर्म, सीड। तो विदाउट गैमीट फ्यूजन अगर सीड बन जाता है तो ये कहलाएगा एगैमोस्पर्मी। किस में मिल रहा है? एंजियोस्पर्म में। एगैमोस्पर्मी, अब ये जो हमने आपको थ्योरी समझाई है, इसके हिसाब से एगैमोस्पर्मी आपको किस में मिल सकती है? हमें एंजियोस्पर्म में भी मिल सकती है, जिम्नोस्पर्म में भी मिल सकती है। देखो ध्यान दो भाई, एगैमोस्पर्मी जो टर्म है, जिसका ये मतलब निकल रहा है कि विदाउट गैमीट फॉर्मेशन सीड, विदाउट गैमीट फ्यूजन सीड फॉर्मेशन हो गया। विदाउट गैमीट फ्यूजन, स्विनगैमी हुए बगैर अगर सीड फॉर्मेशन हो गया, देन इट इज द टर्म, प्रिसाइज टर्म जो है एगैमोस्पर्मी है। हायर बुक में एगैमोस्पर्मी यूज हुआ है। टर्म दिया था विंकलर ने, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, विंकलर ने ये टर्म दिया है एगैमोस्पर्मी। तो एगैमोस्पर्मी थ्योरेटिकली जो इन्होंने थ्योरी दे दी कि भैया सीड फॉर्मेशन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमीट फ्यूजन इज नोन एज एगैमोस्पर्मी। तो सीड फॉर्मेशन किस में हो सकता है? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब ये थ्योरी जो है, ये टर्म जो है, जिम्नोस्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, एंजियोस्पर्म के भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। थ्योरी आपकी बात समझ में आई, लेकिन प्रैक्टिकल इस चीज की अकरेंस किस में मिल रही है? प्रैक्टिकली हमें व्यवहारिक रूप से, हमने एक बात तो कर दी किताबी, और जब उसको व्यवहार में अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं, तो हमें इसकी अकरेंस, इस तरह के केस की अकरेंस कहाँ पे मिल रही है? एंजियोस्पर्म में मिल रही है। एंजियोस्पर्म कौन हो गए? फ्लावरिंग प्लांट हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फ्लावरिंग प्लांट में सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज एगैमोस्पर्मी, वेयर एज एनसीईआरटी सेज, एनसीईआरटी कहती है कि इन फ्लावरिंग प्लांट सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं बड़ा खुश चौड़े मन से कि भैया हमें तो सब आता है, हमें तो नहीं पढ़ना भैया, बायो वायो हमें नहीं पढ़नी, हमें तो सब आता है, लेकिन वहाँ गए और पता लगा कि भैया अब समझ में आई कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से, आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो एपोगैमी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, एगैमोस्पर्मी, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बखिया आपकी उधेड़ देंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे थोड़ा सा बाहर से कहीं से कुछ ज्ञान मिल जाए तो मैं इधर से गुजरा था लेता चलूँ। तो एगैमोस्पर्मी आपकी समझ में आ गई। एगैमोस्पर्मी टर्म दिया विंकलर ने। एगैमोस्पर्मी क्या है? एगैमोस्पर्मी है सीड फॉर्मेशन विदाउट गैमीट फ्यूजन। विदाउट गैमीट फ्यूजन अगर सीड फॉर्मेशन हो जाए, दैट इज एगैमोस्पर्मी। अब एगैमोस्पर्मी फर्दर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह की है एगैमोस्पर्मी। तो हमने आपको ये समझाया है कि एगैमोस्पर्मी टर्म यूज होना चाहिए एपोमिक्सिस की जगह। ये प्रिसाइज टर्म है। सीड फॉर्मेशन विदाउट गैमीट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? गैमीट फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन विदाउट गैमीट फ्यूजन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज एगैमोस्पर्मी, वेयर एज एनसीईआरटी सेज दैट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज अ ब्रॉडर टर्म, बहुत ब्रॉड टर्म है। एपोमिक्सिस में तो बहुत चीजें आ जाएगी। अब ये कह रहा है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ठीक है, आप उसको रटिए, इसको साथ में बैग एक लेके चलिए कि हमें ज़रूरत पड़ने पे, अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर आकाश से हमारा मतलब ये जो मिसाइल है उनसे काम नहीं चल रहा, आकाश पृथ्वी अग्नि से, तो हमें न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर बम आप लेके साथ में चलिए। एगैमोस्पर्मी अब आपने समझ ली। अब हम लोग आते हैं एगैमोस्पर्मी, टाइप ऑफ एगैमोस्पर्मी। तो एपोमिक्सिस एज पर एनसीईआरटी से एपोमिक्सिस की अकरेंस रिपोर्ट किस में हो रही है? एस्टेरेसी के मेंबर्स में हो रही है। एस्टेरेसी के मेंबर हमारे सनफ्लावर वगैरह हो गए, एस्टेरेसी के मेंबर्स में हो रही है, साथ में किस में हो रही? ग्रासेस में। तो एपोमिक्सिस या एगैमोस्पर्मी, जिसके लिए टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, नाराज ना होइएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा और समझिएगा बात को। एगैमोस्पर्मी इज ऑफ टू टाइप, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। तो कभी आप बैंक गए हैं, गए होंगे, वहाँ खाता खुलाया होगा, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो उसमें एक खाता ऐसा रहता है रिकरेंट अकाउंट। रिकरेंट अकाउंट क्या होता है? पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलता है रिकरेंस की बार बार पुनरावृत्ति, बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार होना। मानिए 15 अगस्त या 16 जनवरी या कोई भी जो आपको डेट पसंद हो, उस डेट पे आपने जाके खाता खुलवा लिया। खाता खुलवा लिया तो हर महीने की उस डेट पे आपको जाके उसमें
रिकरेंट अकाउंट है तो उतना पैसा डिपॉजिट करना, ये आपके मन पे है कि आप रिकरेंट खोलना चाहते हैं कि नॉन रिकरेंट खोलना चाहते हैं। तो रिकरेंट अकाउंट अगर खोला तो जैसे ही वो डे आएगा पर्टिकुलर उस डे पे पर्टिकुलर उस अमाउंट का जो आपने खोल रखा है आपको जाके वहाँ पे कैश डिपॉजिट करना है, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी उसकी ड्यूरेशन हो एज पर योर चॉइस। तो ये होता है रिकरेंट अकाउंट। वही एक एमोस्पर्मी, यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए आपको ये टर्म यूज़ किया है कि रिकरेंसी क्या है, रिकरेंट क्या है। रिकरेंट है कि भैया जो बन गया सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो सीड होगा वाइबल। वाइबल का मतलब है कि उसमें एम्ब्रायो होगा डिप्लॉयड 2n का। तो 2n का अगर एम्ब्रायो होगा, सीड जर्मिनेट होगा, जो प्लांट बनेगा उसमें एक कैपेबिलिटी होगी कि फिर से वो रिप्रोडक्शन कर सके, मतलब एम्फी मिक्सिस कर सके। एम्फी अभी आपको समझाया था, एम्फी का मतलब बोथ, दो, उभय, मिक्सिस दो का फ्यूजन, एम्फी मिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्फी मिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एम्ब्रायो यहाँ जो बना वो वाइबल है, वो 2n स्टेज का है, वाइबल है। एम्ब्रायो अभी आपको बना के मैंने दिखाया था कि मानिए ये हमारा एम्ब्रायो, फिर से बना लेते हैं कि ये एक इसका प्रेजेंटेशन एम्ब्रायो का, ये हमारा एम्ब्रॉयनल एक्सिस, एम्ब्रॉयनल एक्सिस के इधर कोटाइल जुड़े हुए हैं, एम्ब्रॉयनल एक्सिस ये कोटिलिडन, और ये नीचे की तरफ रेडिकल, मतलब हमारा हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल में ऊपर की तरफ प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल जो बना देगा शूट, और इधर क्या है, इधर है हमारा रेडिकल जो बना देगा रूट। तो एम्ब्रायो किस में आ गया, सीड में, वो 2n स्टेज का है। ये सीड जर्मिनेट हुआ, जब फेवरेबल कंडीशन आई उसने नई प्लांट बॉडी बना दी। वो नई प्लांट बॉडी में गैमीटिक बनाने वाले गैमीटोफाइट ऑर्गन भी होंगे, गैमीट बेरिंग, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी होंगे। गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर गैमीट बने, गैमीट के फ्यूजन से फिर से सीड फॉर्मेशन और फिर से नई जनरेशन। मतलब ये कहने का है कि ये वाइबल इसमें एम्ब्रायो है, वाइबल सीड है। वो सीड जर्मिनेट होकर नई प्लांट बनाएगा, वो प्लांट पूरी तरह से वर्किंग होगा, और वो प्लांट जिस पाथ से भटक गया था कि एपोमिक्सिस करके ये बन गया था, ये फिर से वापस एम्फीमिक्सिस करने के काबिल होगा। इसलिए इसको हम लोग रिकरेंट एगैमोस्पर्मी का केस कहते हैं। तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड ये जो बना एम्ब्रायो किस कंडीशन में बन सकता है, दो कंडीशन है, डिप्लोस्पोरी और दूसरी कंडीशन है एपोस्पोरी। अब ये दो टर्म आपके लिए नए आए जो अपनी एनसीईआरटी बताती नहीं। डिप्लोस्पोरी क्या, डिप्लोस्पोरी है कि जब एम्ब्रायो सैक जो बना है, एम्ब्रायो सैक में एग सेल जो हो वो डिप्लॉयड हो। अब एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, एम्ब्रायो सैक बना कहाँ था, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद करिए, आउटर मोस्ट जो लेयर थी वो इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट के बाद अंदर क्या है, इंटेगुमेंट के अंदर इंटेगुमेंट से अंदर जो है न्यूसेलस है, और सेंटर में न्यूसेलस के स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो स्पोरोजिनस टिश्यू कह लीजिए, वो ग्रुप ऑफ सेल्स स्पोरोजिनस सेल्स हैं। वो सेल हर सेल अपने आप में मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर सकती है। फिर से सुनिए, जो ओव्यूल कहाँ पे है, ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम, ये हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म केस की। ओव्यूल यहाँ पे क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम कहाँ पे है, मेगा स्पोरेंजियम बेरिंग लीफ जो है वो मेगा स्पोरोफिल है। मेगा स्पोरोफिल कौन है यहाँ पे, कार्पल या पिस्टल, कार्पल कह लीजिए उसको या कह लीजिए पिस्टिल। तो कार्पल जिसका कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम की यूनिट कार्पल के 3 भाग अगर आप देखें याद करें तो स्टाइल, स्टिग्मा, ओरी। स्टिग्मा क्या था, स्टिग्मा रिसेप्टिव पार्ट था जहाँ पे आके पोलन ग्रेन लैंड करेगा, पोलन ग्रेन वाइबल होगा अगर उसका, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब स्टाइल स्टिग्मा से होती हुई उसके टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करती हुई एंटर करेगी इनसाइड द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, एंटर्स थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड, एंड इन द सिनर्जिड इट गेट बर्स्ट होगी, और वहाँ पे मेल गैमिट उसने लिबरेट किए। एक मेल गैमिट जाके फ्यूज हुआ एक सेल से, जाइगोट बन गया, और एक मेल गैमिट जाके फ्यूज हुआ कहाँ, हमारे हैप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, पोलर न्यूक्लियाई से जो सेंटर सेल में है। तो ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पे, एम्ब्रायो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है एम्ब्रायो सैक में, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है। फीमेल गैमीट कौन है, एग सेल, कहाँ पे है, एम्ब्रायो सैक में। एम्ब्रायो सैक क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट है, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो भैया ओव्यूल जो कि सिचुएटेड है इन द ओवेरियन कैविटी। ओवेरी कहाँ से आ गई, तो ये जो कार्पल था, कार्पल का कैविटी ऑफ द ओवेरियन कैविटी में क्या है, ओव्यूल इज सिचुएटेड।
ओव्यूल का नंबर 1 to many हो सकता है। ओव्यूल सिचुएटेड है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, और ओव्यूल ओवेरियन कैविटी से कैसे अटैच है, ओवेरियन कैविटी ओवेरियन वॉल से विद द हेल्प ऑफ फनिकल। प्लासेंटा, प्लासेंटा से लगा है फनिकल। तो आप ये अगर स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो ओव्यूल का, ठीक, ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर ऐसे हमें याद है। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये होगा इंटेगुमेंट और ये हो गया माइक्रोपाइल। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है न्यू सेलस, और न्यू सेलस में यहाँ पे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल। उन सेल्स में से माइक्रोपाइल से एंड की ज़्यादातर सेल एक सेल एक्ट करने लगती है मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, और मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुए, 4 मेगा स्पोर बने। उन 4 मेगा स्पोर में से एक मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 डिजनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसमें फर्दर डिवीजन हुए, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, एक न्यूक्लियस के 2, 2 के 4, 4 के 8। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट जब हो गई तब उसमें से 2 न्यूक्लियस आ गए सेंटर में, हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहलाएंगे, और चलाजल एंड पे अब जो 3 न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ बन गई सेल वॉल, वो एंटीपोडल सेल बन गए। और इधर जो माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल है उनमें जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो वो बना देंगे एग अपरेटस, एग अपरेटस बना देंगे। एग अपरेटस में क्या है, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड है। तो यहाँ पे अब हमारा ये देखिए एम्ब्रायो सैक बन गया, और एम्ब्रायो सैक में ये हमारी एग सेल है, ये 2 सिनर्जिड है, ये हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है, हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, और इधर 3 एंटीपोडल सेल है। यहाँ से एंटर करेगा, कहाँ से, तो पोलन ट्यूब आई है, पोलन ट्यूब यहाँ सिनर्जिड से एंटर करेगी, जो 2 मेल गैमिट लेके आ रही, वो मेल गैमिट सिनर्जिड में लिबरेट करेगी। एक मेल गैमिट एक सेल से फ्यूज होगा, जाइगोट बन गया, जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाएगा। एक मेल गैमिट आके इससे फ्यूज होगा हमारे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, या जो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है, 3n स्टेज हो जाएगी। ये हमारी कहलाएगी अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेंटर सेल अब कहलाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके डिवीजन फर्दर होने से बन जाएगा एंडोस्पर्म। तो जाइगोट कहाँ बना है, माइक्रोपाइल एंड पे, और जाइगोट के डिवीजन से बना एम्ब्रायो। एम्फीमिक्सिस प्रॉपर ये होना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह क्या हो रहा है, इसकी जगह हो ये रहा है कि एम्ब्रायो सैक का जो फॉर्मेशन हुआ है विदाउट मियोसिस डिवीजन हुआ है। क्योंकि मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ है इसलिए एग सेल जो है शुरू से ही 2n है, 2n की है एग सेल। अगर 2n की एग सेल है तो वो एग सेल, यहाँ पे डिप्लोस्पोरी का केस, 2n की एग सेल है, अगर एग सेल ही 2n की है, डिप्लॉयड है, तो एग सेल से ही ये एक्ट करने लगेगी एज अ एम्ब्रायो। एग सेल ही क्योंकि 2n है एम्ब्रायो की तरह एक्ट करने लगी, और बाद में यहाँ पे ओव्यूल सीड में बदल गया, क्योंकि एम्ब्रायो को ही उसने कवर करना, एम्ब्रायो बन गया। एग सेल डिप्लॉयड थी, एम्ब्रायो बन गया। अब एम्ब्रायो के दोनों तरफ की ये जो कवरिंग है वो टफ हो गई, सीड कोड बन गए, सीड बन गया। तो इस तरह का जो एम्ब्रायो होता है ये एपोमिक्सिस से बना सीड, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है। डिप्लॉयड हमारी एक सेल थी वो एम्ब्रायो, और इसके चारों तरफ कवरिंग जो थी वो टफ हो गई, सीड बन गया। ये वाइबल होगा, इसीलिए रिकरेंट गैमोस्पर्मी बता रहे हैं। अब ये जर्मिनेट होगा, नई जो प्लांट बॉडी बनेगी उसमें 2n स्टेज की पहले ही सब चीज़ें होंगी। स्पोरोफाइट जो होगा 2n स्टेज का होगा, तो हो सकता है वो फिर अगले जनरेशन में एम्फीमिक्सिस करे, मतलब फिर नॉर्मल ट्रैक पे चले, ये कहने का मतलब था। तो ये डिप्लोस्पोरी, एप्पल के केस में आप इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा। एपोस्पोरी क्या है, एपोस्पोरी है कि जब अब यहाँ पे एग सेल तो नॉर्मल है, हैप्लॉइड है, बाकी का भी हैप्लॉइड है एम्ब्रायो। ये जो इंटेगुमेंट की सेल है या न्यू सेलस की सेल है, एग इंटेगुमेंट की सेल्स जो एम्ब्रायो सैक के बाहर है, स्पोरोफिटिक जनरेशन की है, 2n है, या तो वो सेल इंटेगुमेंट्स की या न्यू सेलस की, वो भी उसके बाहर है एम्ब्रायो सैक के। अगर उनमें डिवीजन हो तो काफ़ी डिवीजन हुए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी, वो अंदर की तरफ प्रोट्रूड इन कर जाएंगी, तो अंदर धक्का मार के घुसाएंगे एम्ब्रायो सैक में, अंदर धक्का मार के घुसाई। अब ये 2n स्टेज की सेल्स आई हैं, ये कैसे एक्ट करने लगेंगी, ये जब एम्ब्रायो सैक के अंदर आ जाएंगी तो ये इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ एम्ब्रायो की तरह। तो क्या केस होगा भैया, एक एम्ब्रायो तो यहाँ बन रहा है, जो प्रॉपर एग सेल बनी थी, एग सेल इस बार प्रॉपर बनी है, n स्टेज की बनी है, 2n स्टेज की नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि या तो ये इंटेगुमेंट्स की सेल या ये न्यू सेलस की सेल वो डिवाइड हुई, नंबर बढ़े और इधर घुसाई एम्ब्रायो सैक में। जब अंदर आ गई हैं तो वो बिहेव करने लगी हैं एम्ब्रायो की तरह। तो एक एम्ब्रायो तो यहाँ बनेगा एम्फीमिक्सिस से, और ये एम्ब्रायो जो एक्स्ट्रा आ गए तो अकरेंस ऑफ वन देन मोर एम्ब्रायो,
इट इज द केस ऑफ अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ एम्ब्रायो सैक, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन अ सीड। बाद में सीड बन जाएगा, वही पॉलीम्ब्रोइनी है जो अपनी बुक कह रही है कि पॉलीम्ब्रोइनी। और आप समझते हो कि पॉलीम्ब्रोइनी एपोमिक्सिस एक ही है, नहीं। पॉलीम्ब्रोइनी ये हुई कि यहाँ पे एक नॉर्मल एम्ब्रायो तो बन ही रहा, साथ में बाहर से भी एम्ब्रायो आ गए। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ सीड, और वी कैन से दैट अकरेंस ऑफ मोर एम्ब्रायो वन देन मोर एम्ब्रायो इन अ एम्ब्रायो सैक। इन अ सीड आप पकड़ के चलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीम्ब्रोइनी का केस। उसी का वो पॉलीम्ब्रोइनी जो ही वो प्रोसेस का नाम है एपोस्पोरी, या उसी के लिए एक टर्म यूज होता है एडवेंटिव एम्ब्रायोजिनी। एडवेंटिव एम्ब्रायोजिनी, इसी के लिए टर्म यूज होता है एडवेंटिव एम्ब्रायोजिनी। एडवेंटिव एम्ब्रायोजिनी का कारण क्या हो जाएगा? पॉलीम्ब्रोइनी हो जाएगी, जो अपनी बुक में उसने बोला है कि सिट्रस और मैंगो में देखने को मिल रही है। एडवेंटिव का क्या मतलब होता है? एडवेंटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐसी जगह पे मिलना, समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ डेफिनेट प्लेस, वहाँ पे ना हो के फ्रॉम सम अदर प्लेस हो जाए। हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, वो उसको फॉलो ना करके सम अदर प्लेस से हो जाए, तो वो कहलाता है एडवेंटिव, अपस्थानिक, दूसरी जगह से हो जाना। एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी, हम एम्ब्रायो फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग सेल से जब मेल गैमीट का फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रायो बन गए जब अंदर सेल घुसाई है, तो ये एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी कहलाएगा। इट इज़ अ केस ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी, जो कि हमें सिट्रस में और मैंगीफेरा इंडिका मैंगो प्लांट में देखने को मिल रहा। ठीक है, और आगे कई बुक्स में इसको अलग से हम लोगों ने जैसे यहाँ पे पढ़ा एग एमोस्पर्मी, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट, कई बुक्स में कौशिक वगैरह में या एरएलएस बायोलॉजी में इसको रिकरेंट, नॉन रिकरेंट और तीसरा इसको उसने अलग से एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी के नाम से डिफाइन किया, जिसको मैंने यहाँ पे आपको एपोस्पोरी एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी के नाम से पढ़ाया है। और यही कारण बन रहा है पॉली एम्ब्रॉयनी के। आगे हम लोग देखेंगे फिर से आएगा पॉली एम्ब्रॉयनी। ओके, एपोस्पोरी भी क्लियर, एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी भी क्लियर। एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी में हुआ क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी में हुआ ये है, एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी में हुआ ये है कि बाहर से सेल्स घुसाई हैं, या तो इंटेगुमेंट की, एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी या तो बाहर से घुसाई हैं सेल्स इंटेगुमेंट की या न्यूसेलस की, डिवाइड होते होते अंदर आ गई हैं। ठीक, ये सब दोनों जो है एग्जाम्पल हमारे रिकरेंट के एग्जाम्पल हो गए, रिकरेंट एग एमोस्पर्मी के। अब तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन रिकरेंट एग एमोस्पर्मी को। ठीक है, रिकरेंट वाली बात हो गई। नॉन रिकरेंट में यहाँ जो सीड बन रहा है उसके अंदर जो एम्ब्रायो है वो एन है। एन है मतलब वायबल नहीं है, मतलब ये वाली जनरेशन तो चलो चल जाएगी, लेकिन अगली जनरेशन उससे नहीं बनेगी। तो वायबल एम्ब्रायो नहीं है, क्योंकि एम्ब्रायो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड एम्ब्रायो किससे बनेगा? तो बट नेचुरल है कि हैप्लॉइड सेल से ही बनेगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, मैं यहाँ पे इनलार्ज करके बना रहा हूँ, ये तो यहाँ स्ट्रक्चर बना रहने दीजिए, मैं केवल एंडोस्पर्म में इसको बना रहा हूँ, एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट को। तो ये दो हमारे सिनर्जिड हो गए, जिसमें फिलीफॉर्म अपरेटस है, लार्जर वाली एक सेल हो गई, 3 एंटीपोडल सेल हो गए, ये चलाजल एंड हो गया, और ये माइक्रोपाइल एंड है, ये एक अपरेटस है, एक अपरेटस में किनारे वाले 2 सिनर्जिड, ये एक सेल, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अब अगर देखिए किसी हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रायो बन जाए तो एम्ब्रायो कैसा होगा? इन स्टेज का होगा। हैप्लॉइड सेल कौन सी हो सकती है? इसकी तरफ तो देखो ही मत, इसको भूल जाओ, क्योंकि इसने कंट्रीब्यूट करना है किसमें? इन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करना। एक्सेल को तो भूल ही जाओ, ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्योंकि हैप्लॉइड एक्सेल से, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट से अगर एम्ब्रायो बन रहा है, देन दिट इज द केस ऑफ, उस केस को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। आप पढ़ के आए होंगे, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस है formation of new organism from the unfertilized female gamete, that is known as parthenogenesis। रट चुके होंगे आप लोग आज तक। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ऑफ 2 काइंड, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थोजेनेसिस। जो आपको बताने से मतलब नहीं है, आपका हो जाएगा माउस, और आपके मतलब की भी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो एग सेल है, हैप्लॉइड है, अगर इससे बन जाएगा क्या एम्ब्रायो, तो पार्थिनोजेनेसिस का हो जाएगा। तो इसको भी हटा दीजिए। हम लोग ये संभावना तलाश कर रहे हैं, इस बात को एक्सपेक्ट, इस बात को कर रहे हैं कि कौन सी
हैप्लॉइड सेल एंडोस्पर्म की कंट्रीब्यूट कर सकती है एम्ब्रायो फॉर्मेशन में। क्वेश्चन ये है, क्योंकि नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में इसकी हमारी एम्ब्रायो सैक की हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रायो फॉर्मेशन होना है। कौन कौन से हमारे पास विकल्प उपलब्ध है, ऑप्शंस हमारे पास जो है, तो ये सेंटर सेल मैंने कहा इसको तो आप डिस्कार्ड ही कर दीजिए, हटाई दीजिए, क्योंकि इसका काम है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एग से बन सकता है, लेकिन तब उसके लिए टर्म हम एगैमोस्पर्मी ना यूज करके पार्थिनोजेनेसिस यूज करेंगे। तो बचे क्या, एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड। अब एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड से एम्ब्रायो अगर बन जाए तो हैप्लॉइड एम्ब्रायो होगा और ये नॉन रिकरेंट हमारी ये गैमोस्पर्मी होगी। इसके लिए पर्टिकुलर टर्म क्या यूज करते हैं, पर्टिकुलर टर्म हम इनके लिए एंजियोस्पर्म के केस में सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट में अगर कोई हैप्लॉइड सेल एम्ब्रायो सैक की उससे बन जाता है एम्ब्रायो, उसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं एपोगैमी। वैसे एपोगैमी आपको मिलेगी ब्रायोफाइट्स में भी मिल सकती है। एपोगैमी का मतलब है गैमीटोफिटिक जनरेशन का बनना, गैमीटोफिटिक टाइप के सेल्स का बनना स्पोरोफाइट से, वो कहलाता है एपोगैमी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ किसको रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म में अगर एम्ब्रायो सैक की हैप्लॉइड सेल, इसको तो छोड़ ही दीजिए सेंट्रल सेल को, और एक सेल को भी छोड़ दीजिए, बचे एंटीपोडल और सिनर्जिड। अगर इन पांचों सेल में से कोई सेल से एम्ब्रायो बन रहा है तो वो एन स्टेज का होगा, और वो एम्ब्रायो सीड फॉर्मेशन हो गया, वो जर्मिनेट हो गया, उसने प्लांट तो बना दिया, लेकिन अगली सीरीज नहीं चलेगी, आगे नहीं चलेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकरेंट। ठीक है, और पर्टिकुलर टर्म यूज होता है एपोगैमी। और चौथी बात वही पार्थिनोजेनेसिस, नॉन रिकरेंट में पार्थिनोजेनेसिस चौथे वाला आ जाएगा, जो भी आपको एप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बताई। अगर एक सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन एक सेल से एम्ब्रायो बन जाए तो ये आपका खत्म हुआ एपोमिक्सिस। ये है एपोमिक्सिस, जो अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसमें जो हमने क्लीवेज, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी, जिसको हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी बोला। पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या, पॉलीएम्ब्रॉयनी देखिए, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये गैमोस्पर्मी को डिफाइन किया था विंकलर ने, और इसी तरह से पॉलीएम्ब्रॉयनी को डिफाइन किया, देखा सबसे पहले किसने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का नाम आप लोग उसमें भी देखोगे, चैप्टर 8 क्लास 11 का सेल में। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले ही डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब द पॉलीएम्ब्रॉयनी, और तो उन्होंने पॉलीएम्ब्रॉयनी सबसे पहले देखी सिट्रस प्लांट में, सिट्रस में देखी है। तो सिट्रस का नाम अपनी बुक में दे रखा है, सिट्रस एंड मैंगो उसने बोला है। वैसे आप एक बात और दिमाग में बिठा लीजिए बहुत अच्छे से, एक तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब, और ये वैसे पॉलीएम्ब्रॉयनी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये बच्चे कई बार गलत कराते हैं, और ये पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलीएम्ब्रॉयनी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब आपकी बुक में जो उसने एग्जांपल दे रखे हैं एंजियोस्पर्म के, एग्जांपल दे रखे हैं एंजियोस्पर्म के, जबकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका, जिम्नोस्पर्म का। और जिम्नोस्पर्म में पाइनस में बहुत मिलता है, और पाइनस में जो पॉलीएम्ब्रॉयनी मिल रही है बेसिकली वो क्लीवेज टाइप की पॉलीएम्ब्रॉयनी है। पॉलीएम्ब्रॉयनी इज फर्दर ऑफ 2 टाइप। वैसे तो ये हायर बुक्स में मैंने आपको बोला 3 या 4 टाइप की दे रखी, लेकिन आप 2 टाइप की याद रखिए, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी और एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी, जो अभी आपको लिखाया हमने एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी। देखिए 2 तरह की है पॉलीएम्ब्रॉयनी को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होती है, वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी जो बुक कह रही है सफिशिएंट है। ल्यूवेनहॉक को याद रखिएगा कि ल्यूवेनहॉक ने इसको डिस्क्राइब किया, बताया कि इसमें सिट्रस प्लांट में, और सिट्रस में मिल रही, और मैंगो मैंगीफेरा इंडिका में मिल रही। उसके अलावा अनियन भी याद रखिएगा जरूर से कि अनियन में। और वैसे ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का, और जिम्नोस्पर्म्स में ये जो मिल रही है पॉलीएम्ब्रॉयनी बेसिकली वो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होती है अभी आपको बताता हूँ। तो पॉलीएम्ब्रॉयनी को हम पढ़ेंगे 2 हेडिंग में, कौन कौन सी, क्लीवेज और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी। आइए फटाफट हटाओ इसको। तो पॉलीएम्ब्रॉयनी 2 तरह की, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, विदलन, क्लीवेज भाई विघटन होना, डिवाइड होना। तो क्या होता है कि जैसे ही बना जाइगोट, जब फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में जो पहला डिवीजन हुआ एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो में ये जो 2 सेल है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ इंडिविजुअल सेल्स की तरह बिहेव करने लगेंगी, तो 2 एम्ब्रायो बन गए, पॉलीएम्ब्रॉयनी का केस हो गया। ये कैसे हुआ, क्लीवेज से हुआ, जो कि हमें पाइनस में देखने को मिलता है। और वो बोल रहा है सिट्रस में
कई बार ऐसा होता है कि नियर अबाउट 40 एम्ब्रायो तक देखे गए सिट्रस के एक सीड में। ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी हो गई जो हमें देखने में मिल रही है। पाइनस में इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी तरह की क्या है, वही जो एडवेंटिव जो घुस आएगा बाहर से, जो अपनी बुक में उसने बोला एपोमिक्टिक सीड्स कैन बी मेड बाय मैनी वेज, वन ऑफ द वे एपोमिक्टिक सीड को जो उसने फ्लुएंसी में बताता चला गया, जब एक ही पैराग्राफ में वो एपोमिक्सिस बताते बताते पॉली एम्ब्रॉयनी बताने लगा तो कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा और आपने ये मतलब उसका निकाल लिया कि एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रॉयनी सेम थिंग है, जबकि है नहीं। ओके, क्लियर। तो पॉली एम्ब्रॉयनी बेसिकली क्या है, पॉली एम्ब्रॉयनी में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। अब आप कहोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, थोड़ा सा आपका ज्ञान अपने में डाउट आया। हाँ, क्योंकि एक यहाँ पे वायबल एम्ब्रायो जो बना है वो तो बना किससे है, मेन एम्फीमिक्सिस से, क्योंकि यहाँ पे एग सेल थी और एग सेल से मेल गैमीट का फ्यूजन होगा। प्रॉपर एम्ब्रायो तो बना ही बना, साथ में बाहर से भी घुस आए, तभी पॉली एम्ब्रॉयनी का केस हुआ है। तो एक वायबल एम्ब्रायो यहाँ पे बना है। अब आप अगर हायर मैंने बोला बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे बोला गया है कि एपोमिक्सिस इज द टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एज पॉली एम्ब्रॉयनी इज द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉली एम्ब्रॉयनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्फीमिक्सिस होगा, वहाँ एम्ब्रायो बनेगा ही बनेगा एम्फीमिक्सिस के द्वारा, लेकिन बाहर से कुछ और एम्ब्रायो आ गए। एक तो ये बात दिमाग में बिल्कुल गोद लीजिए, टैटू बना लीजिए। दूसरा, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयनी, एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी की बाहर से न्यू सेल्स डिवाइड होके आ गए हैं अंदर, या इंटेगुमेंट्स आ गए हैं, जो कि हमें किस में देखने को मिल रहा, हमें देखने को मिल रहा सिट्रस और मैंगो में, जो अपनी बुक कह रही है, और उसके अलावा अनियन में, जो मैंने आपको कहा, नोट कर लीजिए। तो ये तो बातें हो गई आपकी खत्म, पॉली एम्ब्रॉयनी और एपोमिक्सिस। अब वो कह रहा है एपोमिक्टिक सीड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो कह रहा है एपोमिक्टिक सीड्स की प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि एपोमिक्टिक सीड हमने बनाए, एपोमिक्टिक सीड बनाए तो एपोमिक्टिक सीड में कैरेक्टर जो है डिपार्ट नहीं होते, सेग्रीगेट नहीं होते। जो कैरेक्टर मेल या जो कैरेक्टर पेरेंट प्लांट में है वही एपोमिक्टिक सीड में बने प्रोजीनी में होंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज नहीं हुआ है। अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज नहीं हुआ है तो वेरिएशन आने के चांस ही नहीं है। तो एपोमिक्सिस अभी आपको हमने बताया कि ये मोनोपेरेंटल यूनिपेरेंटल है, तो बेसिकली क्लोन बना। जो लक्षण जिसमें थे एपोमिक्सिस को आपको डिफाइन ही मैंने किया ना कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरह से टाइप है। और इसके लिए जो टर्म यूज होना चाहिए, क्योंकि प्रिसाइजली हम बात कर रहे हैं सीड फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में, एंजियोस्पर्म में, तो हमने कहा एक गैमोस्पर्मी टर्म यूज होना चाहिए। हम प्रिसाइज बात करें, हम हिट करें हेड ऑफ द नेल, हम प्रिसाइज बात करें कि एंजियोस्पर्म के केस में सीड फॉर्मेशन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज ए गैमोस्पर्मी। सारी बातें हो चुकी। तो ए गैमोस्पर्मी या एपोमिक्सिस, इससे जो सीड्स बन रहे हैं वो एपोमिक्टिक सीड कहलाएंगे। एपोमिक्टिक सीड की खासियत ये है कि पेरेंटल जो पेरेंट होगा, जो उसके कैरेक्टर होंगे वो उसमें भी आएंगे। अब हम लोग प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को याद करें, आपने पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता। आपने क्या किया था कि दो ऑर्गेनिज्म में जो वांछित गुण थे आपने उनको क्रॉस करा के जो प्रोजीनी बनाई, कोशिश किया कि इसके भी डिजायर्ड लक्षण, इसके भी डिजायर्ड कैरेक्टर इसमें आ जाए प्रोजीनी में। वो प्रोजीनी सुपीरियर प्रोजीनी कहलाई और उसको हम लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं। एक हमारे पास वीट वैरायटी है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, एक वीट वैरायटी है जिसके पास उसके ग्रेन साइज बहुत बड़ा है, तो ईल्ड ज़्यादा है उसका कैरेक्टर, और उसके पास डिजीज रेजिस्टेंस है उसका कैरेक्टर। हम लोगों ने मर्जर करके एक नई वैरायटी बना ली। अब इस नई वैरायटी जो बनी है, जब इसका हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएं, सीड ले और बोए फसल उगाने के लिए, तो हो सकता है इस दौरान उसके जो डिज़ायर्ड लक्षण हम इसके पकड़ लाए और इसके पकड़ लाए डिज़ायर्ड लक्षण जो इसमें हमने डाल दिए थे हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम से, हो सकता है एट द टाइम ऑफ मियोसिस 1 व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम गेट डिपार्टेड, अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है कि वो जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हमने उसमें ऐड कर दिए थे उनको मौका मिल जाए, वो सेग्रीगेट हो जाए और अगली जनरेशन में डिज़ायर्ड कैरेक्टर आए ना। तो किसान तो फसल उगाने जा रहा कि हमें हायर यील्ड चाहिए, साथ में डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन वो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में आए नहीं। तो हमें क्या करना है, हमने जो हमारे पास हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी सी है जिसके पास ये दोनों कैरेक्टर है कि उसके पास हायर यील्ड भी है, यील्ड भी अच्छी है, उसकी पैदावार भी अच्छी है, डिजीज रेजिस्टेंस भी है, जो कि उसको हमने इसकी ए और बी
पेरेंटल से हमने दे दिया था क्रॉस करा के। तो ये दोनों लक्षण आगे मेंटेन रहे। हमें क्या करना है, हम इसमें जब अब सीड फॉर्मेशन होगा, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हम कोई ऐसा तरीका ले आए कि हम उस रास्ते ही ना जाएं जिस रास्ते में ये हमें डर हो कि इसके ये डिजायर्ड कैरेक्टर छूट ना जाए। वो रास्ता क्या है कि हम मियोसिस ही ना होने दें, गैमीट फॉर्मेशन ही ना होने दें। तो एपोमिक्टिक वे से सीड डेवलप कर ले। एपोमिक्टिक वे से अगर हमने सीड डेवलप कर लिया तो उस सीड में जो जीन्स होंगे, जो क्रोमोजोम होंगे, क्रोमोजोम पे जो जीन्स होंगे वो इन दोनों कैरेक्टर को लेके आएंगे। ये बात बताई गई है आखिरी में आके आपको। और अगर आपने मेंडल के लॉ अच्छे से नहीं पढ़े हैं, वहाँ आपने डबल जीन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं किया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को फॉलो नहीं किया है, सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं किया, तो ये वाली बातें आपके एलियन बातें लगी होंगी, आपको दूसरे वर्ल्ड की लगी होंगी। और जो बच्चे वो जानते हैं कि मियोसिस 1 में मेटाफेस प्लेट पे होमोलोगस क्रोमोजोम आए हैं और सेग्रीगेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल बिकम हाफ। तो क्रोमोजोम अलग अलग हो गए, क्रोमोजोम पे ही कैरेक्टर के लिए जीन है। अगर जीन अलग अलग हो गए, जो जीन हमने ज़बरदस्ती क्रॉस करा के इसके सामने मैनिपुलेट करके हमने जो बनाया, अगर उसके जीन अलग अलग हो गए कि उसके एक गैमीट में आ गया हायर यील्ड का जीन और एक गैमीट में आ गया डिजीज रेजिस्टेंस जीन, तो जो कैरेक्टर हमने उसमें इंट्रोड्यूस करा दिए थे, उसको सुपीरियर वेरिएंट हमने बनाया था, वो अलग अलग हो गए। तो हमें करना यही है कि हम सीड फॉर्मेशन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले, मतलब एपोमिक्टिक वे से सीड फॉर्मेशन कर लें, तो जो इसका जेनेटिक मेकअप है वो सीड में भी वही जेनेटिक मेकअप आएगा। आप उसको बोएंगे तो फसल फिर वैसी ही पाएंगे, हायर यील्ड और डिजीज वाली। एपोमिक्टिक सीड बनाना इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के तहत जो हमने सीड बनाए थे खर्चीले हैं। वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम सस्ता प्रोग्राम नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम बहुत समय मांगता है और प्रॉपर मॉनिटरिंग मांगता है, फील्ड रिसर्च मांगता है। अब आपने जो गुण समाहित किए एक वैरायटी में, अगर फिर से उनको मौका लग गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो हो सकता है वो गुण फिर से अलग हो जाए। तो हम उस वैरायटी का एपोमिक्टिक सीड बनवा लें और उसको कंटिन्यू करते रहें, ये इसका तरीका है। सो दैट मच इज़ इनफ फॉर एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी। आई थिंक आपने इसको एंजॉय किया होगा। ऐसी तरह के और भी टॉपिक्स के लिए अब अगला टॉपिक मैं आप लोग के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल लेके आ रहा हूँ, उसमें भी आपको देखिएगा कुछ बातें आप लोग को इंटरेस्टिंग ज़रूर लगेंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड लक, गुड बाय। एंजॉय करिए और जुड़े रहिए सुमेश मोंगा बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आओ जुजू।